अध्याय 5 तेज दरांती मैंटिस। करण के घर में हंगामा करने के बाद विमला बुआ और महेश चाचा ने आखिरी चेतावनी दे दी। 1 महीने के अंदर या तो करण का परिवार पैसे दे या फिर घर बेच दे, वरना वे अदालत में मुकदमा कर देंगे। मैं कितनी बेकार हूँ कि इस घर को भी नहीं बचा पा रही, सुलोचना ने छोटी काव्या को सीने से लगाते हुए रोते रोते कहा। वह बेहद शांत और कोमल स्वभाव की महिला थी। जब करण के पिता जीवित थे तब उन्हें किसी राजकुमारी की तरह रखा जाता था। उन्हें झाड़ू लगाना तक नहीं आता था, बाकी घर के कामों की तो बात ही अलग थी। करण अच्छी तरह जानता था कि पिता की मृत्यु के बाद उसके और काव्या की परवरिश करना उसकी माँ के लिए कितना कठिन हो गया था। माँ, चिंता मत करो, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। करण ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं किसी को भी हमारा घर छीनने नहीं दूंगा। आप आराम करो, मैं शर्मा अंकल से बात करता हूँ। करण ने अपने पिता के पुराने दोस्त शर्मा अंकल को कॉल किया। वही उनकी फैमिली कंपनी के कानूनी सलाहकार थे। हेलो शर्मा अंकल, मैं करण बोल रहा हूँ। आपकी कमर अब कैसी है? मुझे आपसे एक कानूनी बात पूछनी थी। फोन कटने के बाद करण का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसे पता चल चुका था कि उसके रिश्तेदार सच बोल रहे थे। कानूनी रूप से उनका भी उस पुराने घर में हिस्सा था। अगर सच में मामला कोर्ट तक गया तो फैसला लगभग वही होता जो वे लोग मांग रहे थे, या तो पैसे दो या घर बेचो। करण, शर्मा अंकल ने क्या कहा? सुलोचना ने घबराई आवाज में पूछा। करण तुरंत मुस्कुराया। कुछ नहीं होगा माँ, मैंने शर्मा अंकल से बात कर ली है, समाधान निकल आएगा। आप बस काव्या का ध्यान रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कोई भी हमारा घर नहीं ले जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। सुलोचना ने राहत की सांस ली। एक रात घर पर आराम करने के बाद अगली सुबह करण ट्रेन से टेलीपोर्ट स्टेशन पहुंचा और फिर दिव्यलोक में प्रवेश कर गया। वो सीधे लौह कवच शिविर वाले अपने कमरे में टेलीपोर्ट हुआ। दिव्यलोक में हर व्यक्ति का एक निजी कमरा होता था, जहां केवल वही जा सकता था। मालिक की अनुमति के बिना कोई दूसरा व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। दूसरे दिव्यलोक में जाने से पहले यही करण का घर था। अब उसके पास न शक्ति थी और न कोई प्रभाव। अगर उसे घर बचाना था तो 1 महीने के अंदर उसे 20 लाख लेवो डॉलर का इंतजाम करना ही था। हालांकि उसे ये अन्यायपूर्ण लग रहा था, लेकिन बिना ताकत के वह कुछ नहीं कर सकता था। एक ऐसे युवक के लिए जिसने अभी अभी सामान्य शिक्षा पूरी की हो, 20 लाख लेवो डॉलर बहुत बड़ी रकम थी। पहले करण पूरे साल में भी इतने पैसे नहीं कमा सकता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। असल में अगर उसने पवित्र रक्त काला कवच बीस्ट का खोल पहले ही सूप बनाने में इस्तेमाल न किया होता तो अकेला वो खोल ही 10-20 लाख में बिक सकता था। और अब उसके पास वह काला क्रिस्टल भी था जो जीवों को विकसित कर सकता था। उसके सामने 20 लाख अब कोई बड़ी बात नहीं थी। करण ने जमीन पर पड़े प्रिमिटिव हराशल्क बीस्ट के शव की ओर देखा। कुछ पल सोचने के बाद उसने शरीर को टुकड़ों में काटा, मांस सुखाया और उसे सूखे मांस की तरह अपने कमर बैग में भर लिया। उसे पहले कोई जीव पकड़ना था, फिर वो काले क्रिस्टल से उसे विकसित करेगा और विकसित जीव का मांस बेचकर पैसे कमाएगा। अब उसके पास पवित्र रक्त बीस्ट सोल कवच था, इसलिए वह साधारण जीवों के बजाय प्रिमिटिव जीवों का शिकार कर सकता था। प्रिमिटिव जीव ज्यादा कीमती नहीं थे और किसी साधारण जीव को प्रिमिटिव स्तर तक विकसित होने में पूरा 1 दिन लग जाता था। अगर उसे 20 लाख कमाने थे तो कम से कम एक म्यूटेंट जीव बेचना पड़ेगा। आमतौर पर प्रिमिटिव जीव लौह कवच शिविर से कई किलोमीटर दूर पाए जाते थे। पहले करण इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब उसके पास पवित्र रक्त कवच था। इस बार उसका लक्ष्य ताम्रदंत बीस्ट नहीं था, जो सबसे कमजोर प्रिमिटिव जीवों में गिना जाता था। उसका निशाना था तेज दरांती मैंटिस। ये जीव अक्सर पवन घाटी में दिखाई देता था। हालांकि ये केवल एक प्रिमिटिव जीव था, लेकिन उसका शरीर काफी नाजुक होता था।
अगर उसकी कमजोर जगह पर सामान्य मिश्रधातु खंजर से वार किया जाए तो उसे आसानी से मारा जा सकता था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी रफ्तार थी। तेज दरांती मैंटिस इतनी तेज होती थी कि सामान्य इंसान उसकी गति का पीछा भी नहीं कर सकता था। उसकी दोनों अगली भुजाएं आरी जैसी तेज थी और आसानी से इंसानों की हड्डियां काट सकती थी। अगर कोई उसके वार की चपेट में आ जाए तो या तो मर जाता या हमेशा के लिए अपंग हो जाता। इसी कारण बहुत कम लोग इस जीव का शिकार करने जाते थे, लेकिन करण के लिए ये सबसे उपयुक्त शिकार था। आखिर वह केवल एक प्रिमिटिव जीव था। उसकी दरांतियां पवित्र रक्त बीस्ट सोल कवच को काट ही नहीं सकती थी। अगर मैंटिस उसे घायल नहीं कर सकती तो करण निश्चित रूप से उसे मार सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर उसके पंजे और पंख काट दिए जाए तो तेज दरांती मैंटिस लड़ नहीं सकती थी, लेकिन जीवित रहती थी। इस तरह करण उसे आसानी से अपने कमरे में ले जाकर काले क्रिस्टल से विकसित कर सकता था। फिर उसे म्यूटेंट जीव बनाकर उसका मांस बेच सकता था, और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद उसे मैंटिस का बीस्ट सोल भी मिल जाए। तेज दरांती मैंटिस का बीस्ट सोल एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी ब्लेड के रूप में होता था। ये एक तरह का लंबा खंजर था, और यही हथियार करण सबसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानता था। हालांकि ये केवल प्रिमिटिव बीस्ट सोल हथियार था, लेकिन इसकी धार लगभग सभी प्रिमिटिव हथियारों से ज्यादा तेज मानी जाती थी। यहाँ तक कि कुछ म्यूटेंट बीस्ट सोल हथियार भी इसके सामने फीके पड़ जाते थे, क्योंकि तेज दरांती मैंटिस का शिकार बेहद खतरनाक था। बहुत कम लोग पवन घाटी जाते थे, और उससे भी कम लोगों को उसका बीस्ट सोल प्राप्त हुआ था। अगर ये दुर्लभ हथियार बिकता तो उसकी कीमत 20 लाख से भी अधिक होती। इसलिए अगर करण को मैंटिस का बीस्ट सोल मिल जाता तो उसे म्यूटेंट जीव बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे जैसे करण पवन घाटी के करीब पहुंचता गया, इंसानों की संख्या कम होती गई। घाटी के आसपास तो बिल्कुल भी मानव गतिविधि नहीं थी। करण ने घाटी के भीतर ज्यादा गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की। उसने एक छिपी हुई जगह ढूंढी और पवित्र रक्त काला कवच बीस्ट सोल को बुलाया। क्षण भर में सुनहरा कवच उसके पूरे शरीर पर फैल गया। गहरी सांस लेते हुए वो धीरे धीरे पवन घाटी की ओर बढ़ने लगा। वो बहुत तेज नहीं चल रहा था। पूरी घाटी ऊंचे पेड़ों और इंसान जितनी लंबी जंगली घास से भरी हुई थी। हवा चलने पर पेड़ और घास लगातार हिल रहे थे। ऐसे में कहीं छिपी हुई तेज दरांती मैंटिस को देख पाना बेहद कठिन था। एक पल की लापरवाही भी उसकी हड्डियां तुड़वा सकती थी। अध्याय 6 कवच ही सब कुछ है। अचानक करण की नजर घास के बीच छिपी एक हरी चीज पर पड़ी। वह लगभग 1 फुट लंबी थी और बिल्कुल घास के पत्ते जैसी दिखाई दे रही थी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे कभी एहसास नहीं होता कि वह एक तेज दरांती मैंटिस है। ऐसा खतरनाक जीव जो एक ही वार में इंसान की खोपड़ी 2 हिस्सों में बांट सकता था। उसकी दरांती जैसी दोनों अगली भुजाएं उसके शरीर से भी लंबी थी। वे गहरे हरे रंग की थीं और उन पर धातु जैसी चमक थी। उनकी कठोरता किसी उच्च स्तरीय अल्फा मिश्र धातु से कम नहीं लग रही थी। करण खुशकिस्मत था कि उसने मैंटिस को पहले देख लिया। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए वो मन ही मन दूरी का अनुमान लगाने लगा। कितना पास जाकर हमला करे ताकि मैंटिस को उसकी मौजूदगी का पता न चले। जब वो लगभग 6 फीट दूर पहुंचा तो वह रुक गया। अगर वह और आगे बढ़ता तो शायद अचानक हमला करने का मौका खो देता। करण ने खंजर को कसकर पकड़ा और अचानक घास से बाहर छलांग लगा दी। उसने पूरी ताकत से तेज दरांती मैंटिस की कमर पर वार किया, लेकिन उसने मैंटिस की गति को कम आंका था। जैसे ही करण बाहर निकला, मैंटिस ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। क्षण भर में वह हवा में उछली और पंख फैलाकर बिजली जैसी रफ्तार से करण की ओर झपटी। करण प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि उसकी दरांती जैसी भुजा सीधे उसके सिर पर आ गिरी। डर के मारे करण तुरंत पीछे हटा। फिर भी मैंटिस का वार उसके हेलमेट पर लगा। धातु के टकराने जैसी आवाज गूंजी,
लेकिन करण को सिर्फ हल्की सी चोट महसूस हुई, जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। उसने तुरंत महसूस किया कि पवित्र रक्त बीस्ट सोल कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। करण खुशी से पागल हो गया। उसने मौका नहीं गंवाया और पूरी ताकत से खंजर मैंटिस की पतली कमर में घोंप दिया। एक ही वार में मैंटिस का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। हरा खून उसके पूरे शरीर पर छिटक गया, लेकिन करण को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह आनंद से अपने दिमाग में गूंजती आवाज सुन रहा था। प्रिमिटिव तेज दरांती मैंटिस मारी गई। कोई बीस्ट सोल प्राप्त नहीं हुआ। तेज दरांती मैंटिस का मांस खाने से यादृच्छिक रूप से 0 से 10 प्रिमिटिव जीनो पॉइंट प्राप्त हो सकते हैं। करण ने अपना हेलमेट छूकर देखा। वह अब भी पूरी तरह चिकना था। उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। हाँ, कवच ही सब कुछ है। इस कवच के साथ मैं जिसे चाहूं मार सकता हूं। कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। अब तो मुझे म्यूटेंट जीवों से भी डर नहीं लगता। अचानक करण का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उसने छिपकर चलना छोड़ दिया। वह सीधे पवन घाटी में घुस गया और जानबूझकर कई तेज दरांती मैंटिस को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन वे उसकी सुनहरी कवच पर वार करके भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। करण हर मौके का फायदा उठाता और एक ही वार में उन्हें खत्म कर देता। प्रिमिटिव तेज दरांती मैंटिस मारी गई। कोई बीस्ट सोल प्राप्त नहीं हुआ। प्रिमिटिव तेज दरांती मैंटिस मारी गई। अजीब आवाज लगातार उसके दिमाग में गूंजती रही। करण रोमांच में डूब चुका था। वो घाटी में आगे बढ़ता गया और लगातार 20 से ज्यादा मैंटिस मार डाली। उसी समय एक युवक, सुयश, भी पवन घाटी की ओर जा रहा था। वह मन ही मन अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था। उसके माता पिता एक इंटरस्टेलर व्यापारिक समूह के मालिक थे। वे समाज के उच्च वर्ग और कुलीन लोगों में गिने जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसे यादृच्छिक रूप से लौह कवच शिविर में भेज दिया गया था। यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था, न कोई परिचित। अगर उसे कुलीन उपाधि चाहिए थी तो उसे सीनियर अदिति का साथ देना ही पड़ता। वो चाहता था कि म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स को पूरा करके विकास हासिल करे और कुलीन वर्ग में शामिल हो जाए। आर्य अंतरिक्ष संघ में 2 प्रकार की उपाधियां थीं। पहली, प्रतिष्ठित। जो भी पारगामी बनता उसे ये उपाधि मिलती। दूसरी, कुलीन। अगर कोई 100 म्यूटेंट या उससे ऊंचे जीनो पॉइंट्स के साथ विकास करता तो उसे कुलीन माना जाता। इन उपाधियों के साथ संघ में अनगिनत फायदे मिलते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। आजकल ऊंचे वर्ग के लोग बिना उपाधि वालों से बात तक नहीं करते थे, यहाँ तक कि व्यापार भी नहीं। पवित्र रक्त कुलीन जैसी उच्च उपाधियां तो सुयश के सपनों से भी परे थी। वह तो बस साधारण कुलीन बनना चाहता था, लेकिन 100 म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स हासिल करना उसके लिए अकेले बेहद कठिन था। हालांकि वह अपने साथ काफी पैसा लाया था, लेकिन पैसे से केवल साधारण और प्रिमिटिव जीवों का मांस खरीदा जा सकता था। बहुत कम लोग म्यूटेंट जीवों का मांस बेचते थे। केवल सीनियर अदिति जैसे लोग, जो पवित्र जीनो पॉइंट्स को पूरा करना चाहते थे, कभी कभी अतिरिक्त म्यूटेंट मांस बेचते थे, लेकिन उन्हें पैसे नहीं चाहिए होते थे। उन्हें चाहिए होती थी वफादारी और सेवा। इस समय सुयश सीनियर अदिति के लिए काम कर रहा था। वह अनजान इलाकों की खोज करता, म्यूटेंट और पवित्र रक्त जीवों के निशान ढूंढता और जानकारी इकट्ठा करता। फिर सीनियर अदिति उस जानकारी के आधार पर टीम बनाकर उन जीवों का शिकार करती। बदले में टीम के लोगों को म्यूटेंट जीवों का मांस मिलता। लेकिन पूरे 1 महीने की खोज के बाद भी सुयश को किसी म्यूटेंट जीव का सुराग तक नहीं मिला था। पवित्र रक्त जीव की बात तो बहुत दूर थी। अब उसके सामान भी लगभग खत्म हो चुके थे, इसलिए वो वापस लौह कवच शिविर लौट रहा था। जब वो पवन घाटी के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि यहाँ शायद म्यूटेंट जीव मिल सकते हैं, क्योंकि ये जगह लगभग सुनसान थी। लेकिन घाटी में घुसते ही उसे कुछ अजीब लगा। उसे एक भी तेज दरांती मैंटिस दिखाई नहीं दी। घाटी के अंदर लगभग 1 मील तक जाने के बाद भी उसे सिर्फ जमीन पर लड़ाई के निशान दिखे।
किसी ने पूरी मैंटिस कॉलोनी साफ कर दी? सुयश हैरान रह गया। क्या ये मुक्का वीर था या फिर देवपुत्र? लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिलाया। नहीं, अगर लोगों का समूह लड़ता तो आसपास और ज्यादा तबाही होती। हैरान होकर वो तेजी से घाटी के भीतर दौड़ पड़ा। जैसा उसने सोचा था, रास्ते भर उसे हरे खून के धब्बे दिखाई दिए। वह उन्हीं धब्बों का पीछा करते हुए एक मोड़ तक पहुंचा, और वहां का दृश्य देखकर उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें डर और अविश्वास से फैल गईं। मरी हुई तेज दरांती मैंटिस के ढेर के बीच एक सुनहरी आकृति खड़ी थी। सूरज की रोशनी में वो ऐसा लग रहा था मानो सोने से बना कोई युद्ध रोबोट हो।